गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछले क्लास में ओम्स लॉ का स्टेटमेंट स्टडी किया था। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? ओम्स लॉ का कहना था कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो ओम्स लॉ ने रिलेशन बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच, और कैसा रिलेशन? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उसने एक कंडीशन बताया था, है ना। ओम्स लॉ वैलिड कब होगी? जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होगी, टेम्परेचर अगर चेंज होगी तो होता क्या है, मेनली सिंपल सा लॉजिक कि किसी भी मेटल को अगर टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? उसका शेप साइज में चेंजिंग आएगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी और उसके कारण करंट की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। और हमारा जो ग्राफ होगा V और I का जो रिलेशन होगा वो लीनियर नहीं होगा, राइट। इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तब पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मीनिंग है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितने अमाउंट में इंक्रीज होगी, करंट भी उतने ही अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होगी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जितने अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज होगी, करंट भी उतने अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन बताया ओम साहब ने। ओम साहब ने बोला पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल ये बोले पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज रॉन्ग। अगर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है तो उसके लिए लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, राइट, या कांस्टेंट फिजिकल फेनोमेना, है ना। समझ रही बात? तो ये चीज लिखना जरूरी है। अगर ये केवल लिखेंगे तो रॉन्ग है, अगर ये पूरा लिखे तो हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा, है ना। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो उसके बदले में हम क्या रखते हैं जी? उसके बदले में कांस्टेंट रखते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है जी? तो रेसिस्टेंस है ना। इस कांस्टेंट का नाम क्या है जी? रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी? तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम। वर्ड में लिखो तो ओम, और सिंबल में लिखो तो ऐसे। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, ये समझ में आ गया। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बताइए V और I के बीच ग्राफ क्या होगा? हमने देखा था ग्राफ क्या आया था जी? V और I के बीच ग्राफ क्या आया था? लीनियर आया था। तो V I के ग्राफ क्या आया था? लीनियर आया था, जिसका दूसरा नाम क्या है? होमिक ग्राफ, राइट। इतनी चीज हमने स्टडी किया। और एक चीज ये और स्टडी किए थे कि ये जो लाइन है इस I के साथ जितना एंगल बनाएगा, है ना, तो उसका जो टेंजेंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप, और जो स्लोप क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना। ये लाइन एंटी क्लॉक I से थीटा एंगल बनाया है, तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसमें कोई दो पॉइंट ले लेंगे, ये I1 है, ये I2 है, ये V1 है और ये V2 है, राइट। समझ में आ रही बात? तो इस स्लोप का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम? VI ग्राफ का स्लोप का नेम क्या होगा? तो इस स्लोप का नाम होगा रेसिस्टेंस, और इसकी वैल्यू होगी डेल B बाय डेल I, मतलब V2 माइनस V1 और I2 माइनस I1। क्लियर? इतनी चीज हमने स्टडी किया था, राइट। समझ मेरी बात? ये इस पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, राइट। तो इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, फिर आगे निकलते हैं। ओके, तो ये सारा स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन कब? जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज ए फुल स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। इफ यू डोंट, अगर आप, है ना, अगर आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखते हो, क्लियर, तो आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये मेंशन करना जरूरी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सिंपल अगर क्वेश्चन ओम्स लॉ के पेज पे पूछेगा तो आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द ओम्स लॉ या फिर व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो सिंपल सा, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ।
आंसर आ गया। और ग्राफ थोड़ा खींच देंगे बी और आई के बीच, बस ग्राफ खींच देंगे, हो गया। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, स्लोप फिगर निकल, बस बी और आई का ग्राफ, स्टेटमेंट खत्म। क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ओम्स लॉ वैलिड कब होगा, है ना। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ आर वैलिड, क्या कंडीशन होगा जहां पे ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। तो कंडीशन क्या होगा जी, टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, प्रेशर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, राइट। तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर है, फिर प्रेशर है, फिर बोल दिया जाएगा फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट, तो ऑप्शन लगाएंगे फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर भी आ जाता है, प्रेशर भी आ जाता है ना। तो कंडीशन क्या है, तो फिजिकल कंडीशन यानी फिजिकल जो फेनोमेनन है, टेम्परेचर प्रेशर, वो सारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं दिया रहे, ज्यादा केस नहीं रहता है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, राइट। तो आपको यही ऑप्शन दिया रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही क्या करना है, टिक करना है, राइट। तो ओम्स लॉ वैलिड कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑब्जेक्टिव टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो आगे चलेंगे तो बताएंगे, राइट। ये था सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा ओम्स लॉ में, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा जी, ओम्स लॉ वैलिड कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गेट द आंसर, राइट। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्लियर। तो बच्चों आते हैं ओम्स लॉ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। कहता है कि एक वायर है और उस वायर में कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और वो वायर के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट है। तो बताइए रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक वायर है, दिस इज ए वायर, समझ मेरी बात, फिर से रीड कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर, ये ए और बी, वायर का 2 पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, राइट। तो 2 पॉइंट है वायर का, है ना। वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, और जो वायर है इसमें 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है ना। समझ मेरी बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए वायर, 1 पॉइंट एंड अनदर पॉइंट, कैरिंग ए करंट कितना है, 2 एम्पियर, है ना, इज 0.1 वोल्ट। और ये 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0.1 वोल्ट। क्लियर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन फिर से समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द वायर कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर, और ये जो वायर है 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है, और 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए वायर, बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग करंट, कैरिंग 2 एम्पियर करंट, कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, है। तो 2 पॉइंट के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, 2 वायर के पोटेंशियल, वायर के 2 पॉइंट के बीच, ए और बी के बीच, और इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, है ना। जब भी हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो दिमाग में ये बैठा ले रहा है कि क्या क्या हमको दिया हुआ है और क्या हमको फाइंड करना है। हमको इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और रेसिस्टेंस, इस वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है, राइट। समझ मेरी बात। वायर हमेशा मेटेरियल का ही होगा, कंडक्टिंग मेटेरियल का ही वायर, रेसिस्टेंस हमेशा किसी कंडक्टिंग मेटेरियल का ही होगा, है ना। और आगे जब डिटेल से स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा, राइट। ये आपको समझ में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो किसी मेटेरियल में ही रेजिस्टेंस होता है। और यहां पे हम लोग क्या स्टडी करें, इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटेरियल क्या होगा, कंडक्टर। तो वायर का जो रेजिस्टेंस है, वायर किसका बना होता है, तो कंडक्टिंग मेटेरियल का। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमको निकालना है, राइट। समझ रहे हो। तो रेजिस्टेंस वर्ड, रेजिस्टेंस हमेशा किस में होगा, तो कंडक्टिंग मेटेरियल में होगा, राइट। एनी डाउट,
एनी कंफ्यूजन? तो रेजिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे? तो V मालूम, I मालूम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम साहब, राइट? ओम साहब का क्या कहना था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू आर, राइट? V इक्वल टू आई आर। I मालूम, V मालूम, R निकालना है। R का वैल्यू क्या हो जाएगा? V बाय आई। V का वैल्यू कितना है जी? 0.1 वोल्ट। I का वैल्यू कितना है जी? 2 एम्पियर, राइट? कुछ कट होगा तो कट कर देते हैं, नहीं कट होगा तो नहीं करेंगे, है ना? पॉइंट हटा दो, कितना आया? 1/20। 1/20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0। 0.05 क्या आएगा? वोल्ट पर एम्पियर, जिसको क्या बोलेंगे? ओम। दैट द आंसर। क्लियर? 0.05 ओम आंसर आ गया। बहुत इजी था, राइट? तो बी दिया हुआ था, आई दिया हुआ था, आर निकालना था रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बी इक्वल टू आई आर इक्वल टू बी बाई, बस कैलकुलेट कर दिया, आ गया। क्लियर? आया समझ में? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड को समझते हैं अच्छे से, राइट? क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है इन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ अ करंट ऑफ 34 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। फिर से समझते हैं। कहता है कि इन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 34 एम्पियर from 220 volt supply line. Clear? What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? सप्लाई कौन देगा? या तो बैटरी या तो सेल। क्लियर? किसको देगा? तो इलेक्ट्रिक आयरन को। तो पहला केस में कह रहा है, केस वन में कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन है, समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन है। आयरन देखे हो ना जी, जिसे कपड़े वगैरह आयरन करते हैं, राइट? और इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, राइट? और जिसमें हीट प्रोड्यूस होगा उसमें कौन सा मटेरियल यूज होगा? एलॉय, राइट? क्या यूज होगा? एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल। अब कहता है कि जब इस इलेक्ट्रिक आयरन को 220 वोल्ट सप्लाई देते, क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है, राइट? कि इलेक्ट्रिक आयरन से करंट ड्रॉ हो रहा है 34 एम्पियर, जब सप्लाई कितना दे रहे हैं? 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट जब इलेक्ट्रिक आयरन को सप्लाई देते हैं तो इससे करंट कितना पास होता है? 34 एम्पियर। हम इसको V1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1। क्लियर? यहां तक समझ में आया? जब इलेक्ट्रिक आयरन को 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इस इलेक्ट्रिक आयरन से कितना करंट पास होता है? 34 एम्पियर। क्लियर? अब कहता है कि यही इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन यही है, लेकिन अब इसमें जो सप्लाई जो देना है वो 220 वोल्ट ना देके कितना देंगे? 110 वोल्ट, है ना? तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होगा इस इलेक्ट्रिक आयरन से, यही निकालना है। समझे? नहीं समझे? अभी समझ जाइएगा। अब पहले सप्लाई कितना दिए थे? 220 वोल्ट इस इलेक्ट्रिक आयरन को, इससे करंट कितना पास हो रहा है? 34 एम्पियर। अब कहता है कि यही इलेक्ट्रिक आयरन है, लेकिन अब सप्लाई इसको क्या कर दो? 110 वोल्ट दो, है ना? इसको 220 वोल्ट हमने दिया, अब इसको कितना दे रहे हैं? 110 वोल्ट। यही इलेक्ट्रिक आयरन को एक बार 220 वोल्ट, एक बार 110 वोल्ट, है ना? तो 220 वोल्ट पे 34 एम्पियर करंट पास हुआ। तो अगर इसी इलेक्ट्रिक आयरन को 110 वोल्ट सप्लाई दिया जाता, तो हम इसको मान लेते हैं V2। तो बताओ इस इलेक्ट्रिक आयरन से करंट कितना पास होगा, है ना? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? हाई टू लो, हाई टू लो, राइट?
समझ मेरी बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन का कहना है कि अगर इलेक्ट्रिक आयरन को 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रिक आयरन से 34 एम्पियर करंट पास हो रहा है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं। क्लियर? लेकिन इसी इलेक्ट्रिक आयरन को अगर 110 वोल्ट सप्लाई देंगे तो इस इलेक्ट्रिक आयरन से कितना करंट पास होगा ये निकालना है। तो पहले एक केस समझ लो, दोनों में मटेरियल क्या है? सेम। ये भी इलेक्ट्रिक आयरन है, ये भी इलेक्ट्रिक मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल को हम सप्लाई दे रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या चीज होगा? सिंपल सा, तो दोनों में कॉमन होगा रेसिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट का इस केस में होगा उतना रेजिस्टेंस इसी केस में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन जो मटेरियल, जिस इलेक्ट्रिक आयरन में 220 वोल्ट दे रहे हैं वही इलेक्ट्रिक आयरन में 110 वोल्ट दे रहे हैं, तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है। मटेरियल चेंज नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। क्लियर? अगर बोले एल्युमिनियम और कॉपर, एक बोले एल्युमिनियम मटेरियल है, एक बोले कॉपर मटेरियल है, तो बताओ दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? आंसर है नो, क्योंकि एल्युमिनियम अलग मटेरियल है, कॉपर अलग मटेरियल है, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो यहां पे समझो, इलेक्ट्रिक आयरन सेम मटेरियल, यहां पे भी इलेक्ट्रिक आयरन सेम मटेरियल, बस चेंज क्या है, क्या किए हैं? तो इसमें एक बार 220 वोल्ट दे रहे, एक बार 110 वोल्ट दे रहे, बस हमने सप्लाई चेंज किया, बाकी तो मटेरियल वही है, इलेक्ट्रिक आयरन, राइट? तो ये मटेरियल वही है, ये भी मटेरियल वही है, तो क्या कॉमन होगा दोनों में? मटेरियल चेंज नहीं किया तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन का, इसका और इसका, दोनों का क्या होगा? सेम होगा। आंसर निकल गया। यहां पे भी मालूम, आई मालूम, आर निकल जाएगा। जब आर निकल जाएगा तो यहां I2 निकल जाएगा, है ना? इसको डेटा बना के लिखते हैं। ये केस 1, ये केस 2, राइट? केस 1 में क्या दिया हुआ है? I1 दिया हुआ है, कितना जी? 34 एम्पियर। V1 दिया हुआ है कितना जी? 220 वोल्ट सप्लाई, है ना? जब इलेक्ट्रिक करंट को इतना वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इतना करंट मिलता है। उसी मटेरियल को अगर 110 वोल्ट सप्लाई दिया जाए तो I2 क्या होगा, है ना? पहले 220 तो करंट इतना, अगर 110 हो जाए उसी मटेरियल में तो करंट कितना निकलेगा वही निकालना है, राइट? 220 पे इतना तो 220 पे कितना, राइट? तो I2 निकालना है। दोनों में कॉमन क्या होगा जी? मटेरियल वही है, राइट? मटेरियल तो वही है, इलेक्ट्रिक आयरन सेम मटेरियल है, बस सप्लाई चेंज कर रहे हैं, तो दोनों में रेजिस्टेंस क्या होगा? कॉमन। तो इससे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और यहां पुट कर देते हैं, निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ये केस 2, Ohm's law, in case 1, V मालूम, I मालूम, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? B इक्वल टू आई आर, यहां पे V1 I1, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 बाय I1। V1 का वैल्यू कितना? V1 का वैल्यू है 220 वोल्ट, I1 का वैल्यू कितना है? 34, कुछ कैंसिल होगा 17 और ये हो जाएगा 110, तो 110 बाय 17 ओम। क्लियर? पॉइंट में ला सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, इन केस 2, केस 2, according again according to Ohm's law,
क्या क्या दिया हुआ है केस 2 में? V2 दिया हुआ है, I2 निकालना है। तो देखो केस 2 में V2 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, कितना? 110 वोल्ट बाई 17, सॉरी 110 बाई 17 ओम। क्लियर? ये दिया हुआ है। और क्या निकालना है? I2 निकालना है। रेसिस्टेंस दोनों केस में सेम क्यों हुआ? क्योंकि मटेरियल सेम है, बस हमने सप्लाई चेंज किया है, राइट? इसलिए जो रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में होगा वही रेजिस्टेंस सेकेंड केस में होगा, राइट? तो I2 निकल नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। ये होगा V2 I2 R। I2 निकालना है तो V2 बाय R, राइट? V2 कितना है? 110। R कितना है? 110 बाय 17 ओम। 110 कैंसिल, कितना आया? 17 ओ एम्पियर। दैट द आंसर। 17 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो I2 का आंसर कितना आया? 17 एम्पियर। दैट द आंसर। क्लियर? तो यहां से भी समझिए ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। कैसे? देखो, हमने सप्लाई कितना दिया? 220 वोल्ट। करंट कितना पास हुआ? 34 एम्पियर। क्लियर? अब वोल्टेज डिक्रीज कितना कर दिए? 110 वोल्ट। कितना टाइम्स डिक्रीज हो गया? 2 टाइम्स। 2 से डिवाइड करो तो 110 वोल्ट। तो अगर वोल्टेज 2 टाइम्स डिक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा? 2 टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जितने अमाउंट में वोल्टेज डिक्रीज होगी उतने अमाउंट में करंट भी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? तो पहले वोल्टेज कितना था? 220। करंट कितना पास हो रहा था? 34 एम्पियर। अब वोल्टेज कितना हो गया? 110 वोल्ट, राइट? अब वोल्टेज कितना हो गया? 110 वोल्ट। मतलब वोल्टेज 2 टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज। तो करंट क्या होगा? 2 टाइम्स डिक्रीज। जितना वोल्टेज डिक्रीज उतना करंट डिक्रीज, जितना वोल्टेज इंक्रीज उतना करंट इंक्रीज। तो यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हुआ कितना टाइम्स? तो 2 टाइम्स। तो करंट भी क्या होगा? 2 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो पहले करंट कितना पास हो रहा था? 34। अब डिक्रीज होके क्या हो जाएगा? 17 एम्पियर। आगे ऐसे भी बना सकते हैं, है ना? समझ मेरी बात? तो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन जो था उसको हम दो से मेथड से बना सकते हैं। हमने डिस्कस किया है, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, है ना? केस 1 में हमने देखा कि अगर हम सप्लाई दे रहे थे 220 वोल्ट तो करंट कितना पास हो रहा था जी? 34 एम्पियर। मटेरियल सेम था, है ना? केस 2 मटेरियल सेम था, बट सप्लाई हमने कितना कर दिया? पहले से कितना टाइम्स डिक्रीज या इंक्रीज कर दिया जी? 110 वोल्ट। समझ मेरी बात? पहले सप्लाई 220 वोल्ट था, दिए थे, तो करंट इतना पार। उसी मटेरियल को, इलेक्ट्रिक करंट को ही सप्लाई कितना दे रहे? 110 वोल्ट, है ना? तो करंट कितना हो जाएगा? तो ये 34, तो ये क्या होगा? 17 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट potential difference according to Ohm's law according to Ohm's law, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट? शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे। क्लियर? समझ मेरी बात? सो हियर हम कह सकते हैं, हियर, है ना, वोल्टेज डिक्रीज
2 times. Clear? So current also decrease two times. Clear? Voltage decrease here in this case 1, case 2 है ना, voltage decrease 2 times, so current also decrease 2 times. So I2 इक्वल टू 74 एम्पियर, ऐसे भी निकल सकते. क्लियर? आया समझ? पहले वोल्टेज 220 वोल्ट, सप्लाई कितना घट गया 2 टाइम्स. सप्लाई का 2 टाइम्स घटेगा तो करंट भी 2 टाइम्स घटेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. वही लिखे, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. हियर वोल्टेज डिक्रीज 2 टाइम्स, यहां पे वोल्टेज कितने टाइम्स डिक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, सो करंट ऑल्सो डिक्रीज 2 टाइम्स. तो करंट भी क्या होगा 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. तो पहले 34 था, क्या होगा 70 हो जाएगा. दैट आंसर है ना, ऐसे भी निकाल सकते. समझ मेरी बात? अब ये आपका होमवर्क है ना, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है और ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है. सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है. सेकेंड टाइप का ही क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है, हल्का चेंजिंग. इसमें रेजिस्टेंस शायद सेम था, इसमें रेजिस्टेंस सेम नहीं है. राइट? देखिए क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट कितना पास होगा. ड्रॉ फॉर 220 वोल्ट सोर्स. क्लियर? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 1200 ohm. If in place of bulb a heater of resistance 100 ohm is connected to the sources, तो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट. क्लियर? समझ मेरी बात? क्वेश्चन समझ में आए? नहीं समझ में आया? समझा देते. कहता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कि सोर्स, मतलब सोर्स बोलते हैं या सप्लाई बोलते हैं, है ना. सोर्स यानी जो सप्लाई होगा उसी को सोर्स बोलते हैं. राइट? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ohm. कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब है, क्लियर? अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, क्लियर, तो इसमें कितना करंट पास होगा अगर बल्ब का रेजिस्टेंस 1200 ओम हो. ये दिया हुआ है. क्लियर? और हमको I निकालना है ना. हम इसको V1 मान लेते हैं तो ये I1 हो जाएगा, है ना. ये R1 हो जाएगा. क्लियर? मान लेते हैं. कहता है कि 220 वोल्ट अगर बल्ब को सप्लाई देंगे, अब बल्ब का रेजिस्टेंस अगर 1200 ओम है तो I1 क्या होगा ये निकालना है. केस फर्स्ट. क्लियर? अब आते हैं केस सेकेंड में. केस सेकेंड में कहता है कि बल्ब को रिप्लेस कर दो. बल्ब के जगह पर क्या रख दो, यहां पे आगे क्वेश्चन पढ़ो. इफ इन प्लेस ऑफ बल्ब के प्लेस पर अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड. बल्ब के जगह पर बल्ब को रिमूव करके अगर यहां पे क्या लगा दो, हीटर लगा दो. ये भी कैसा एलिमेंट है जी, हीटिंग एलिमेंट. ये भी किसका बना होगा, एलॉय का. बल्ब के जगह हीटर को लगा दो और सप्लाई वही कितना दो 220 वोल्ट ही दो. सप्लाई कितना दो 220 वोल्ट दो. राइट? और इस हीटर का रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है. मेटेरियल अलग हो जाएगा ना, हीटर बल्ब अलग हो गया, रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा. 100 ओम दिया हुआ है.
इतना क्वेश्चन कह रहा है ना। तो बताना है इस हीटर में करंट कितना पास होगा। हम इसको, ये तो V1 यहां भी था, V1 ये भी होगा, इसको V मान लो, सिंपल अच्छा रहेगा। क्लियर? तो इसमें करंट कितना होगा I2 वो निकालना है। समझ में आया? समझ में आया जी? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई दो, अगर बल्ब का रेजिस्टेंस 1200 ओम है तो इसमें करंट कितना पास होगा बल्ब में वो निकालना है। सेकेंड केस में कहता है कि बल्ब को हटा दो, बल्ब के जगह हीटर को रख दो और उसको इसी सप्लाई वही दो, 220 वोल्ट ही दो, बस बल्ब को रिप्लेस करना है। बल्ब को रिप्लेस करना है, सप्लाई वही रहेगा, और इस हीटर का रेजिस्टेंस अगर 100 ओम है तो बताओ करंट कितना पास होगा इस हीटर से, वो निकालना है। यही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये होमवर्क में है, आप बना के रहिए। ओके, बना के आप मेल पे भेज दीजिए, मेल अगर मेल आईडी है, नहीं वो तो भेज देंगे। ओके, तो आज यहीं तक रहने देते, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन। ओके।